जलाल के साथ चलती वो अपने घर में दाखिल हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें वो बहने से रोक रही थी। एक एक चीज को नजरों के हिसार में लेती वो अपना पुराना वक्त याद कर रही थी। अपनी माँ का उससे प्यार करना, अपने छोटे भाई का उसके साथ खेलना। भाई को याद करते उसने कदम आगे बढ़ाए थे। बासमा बच्चे, मामा परेशान हो जाती हैं जब आपको ना देखें। मामा के सामने रहा करो दोनों। उन दोनों को सोफे पर अपने इर्द गिर्द बिठाए वो मोहब्बत से उनका माथा चूम रही थी। बासमा ने एकदम अपने माथे को छुआ और माँ का लम्स महसूस करने की ख्वाहिश जागी। बेटा धीरे से सीढ़ियां उतरो, गिर जाओगी। सीढ़ियों की तरफ नजर करती हुए अपना आंसू साफ कर गई थी। मामा आजिर, वो एकदम चिल्लाई थी और जलाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका। बासमा, क्या तुम रोना चाहती हो? वो उससे पूछ रहा था जो खुद को रोगी हुई थी। बासमा ने हाँ में सर हिलाया तो उसने उसे अपने धीरे से सीने में से लगा लिया। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। सब चले गए, पहले पापा, फिर मामा और आजिर। उसकी शर्ट को मुट्ठियों में पकड़ती वो रोती हुई बोल रही थी और फिर 15 मिनट तक वो मुसलसल रोती रही। जलाल की शर्ट को वो गीली कर चुकी थी। ये आखिरी बार था बासमा, इसके बाद तुम्हारी आंखों में मैं आंसू नहीं देखना चाहता। वो जैसे उसे हुक्म सुना रहा था और बासमा ने भी हाँ में सर हिलाया था। अब बोलो, मेरे साथ चलोगी तुम? इस बार वो हाथ आगे करता नरमी से बोला तो बासमा ने उसके बड़े हाथ को थाम लिया था। एक डरा हुआ परिंदा आ बैठा है मेरे हाथ पर, एक डरा हुआ परिंदा आ बैठा है मेरे हाथ पर, मुझ पर वाजिब था उसके लिए शजर बन जाना। वो लोग घर में दाखिल हो तो परीसा उसके पास आती उसके गले लगी थी। बासमा ने पीछे खड़े आबिस और अरबाज को देखा। उसकी आंखें नम हुई थी मगर कुछ देर पहले किया अपना वादा याद करती वो मुस्कुराई थी। परीसा भी, मैंने धोखा नहीं दिया, वो मासूमी से बोली तो परीसा भी शर्मिंदा हुई। अपनी आप ही को माफ कर दो बासमा, मैंने सच जाने बिना तुम पर हाथ उठाया। नहीं आपी, आपकी गलती नहीं है सब कुछ। बासमा, उसे रोने की तैयारी पकड़ते देखकर जलाल ने उसे टोका तो वो चुप हुई। अभी रूम में जाओ तुम। नरमी से उसका हाथ परीसा से छुड़वाकर उसे ऊपर जाने का इशारा करते हुए बोला। बासमा झिझकती हुई आगे बढ़ी थी। अरबाज और आबिस ने एक साथ उसके सर पर हाथ रखा था। वो हल्का सा मुस्कुराई और कमरे की तरफ चली गई थी और अब परीसा और जलाल आमने सामने खड़े थे। शेबी लाहौर गया है, मगर क्यों? वो फिर उसी जगह पर खड़ी थी। सामने वही दोस्त था, माइक। वो लड़की जिंदा है, तुमने बताया नहीं मुझे? यार मुझे तो लगा था कि उस दिन वो मर गई। बहुत अफसोस भी हुआ था उसके हाथ से निकलने पर। माइक ने खबासत से कहा तो अरफा ने उसे घूरा। आगे की सब खबर चाहिए मुझे, नजर रखो उन पर और शेबी के बारे में बताओ, वो ठीक तो है ना? उसके लहजे में शेबी के लिए परेशानी थी। हाँ ठीक है, वो अपने बाप के घर गया है। वैसे काफी मालदार इंसान है मगर है पागल। अपनी इस बात से वो अपनी शामत खुद बुलवा चुका था। अरफा ने गुस्से में आते उसके चेहरे पर कई कट लगा दिए। अरे पागल हो गई क्या? वो तकलीफ से बोला तो अरफा ने उसे गिरेबान से पकड़ा। मैंने कहा था ना कि शेबी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं। मैं उसके 100 कॉल्ड रिश्तेदारों में से नहीं हूं जो सब बर्दाश्त कर जाए। मैं जुबान खींच लूंगी उसकी जो शेबी का मजाक बनाएगी। वो उस वक्त माइक को पागल लग रही थी। खुद को छुड़वाता वो गुस्से से रुमाल चेहरे पर लपेटता वहां से चला गया। अरफा ने गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। मामा गुस्सा नहीं करती, पापा से मोहब्बत करती हैं बस। धीरे से बोलती वो घर की तरफ चल पड़ी थी। धीरे से दरवाजा खोलता आबिस अंदर दाखिल हुआ तो परीसा को फिर से पेंटिंग बोर्ड के सामने खड़ा पाया। उसने माहम को किचन की जानब जाने का इशारा किया और आगे बढ़ गया। क्या फिर से वही सब सोच रही हो? उसके पीछे खड़ा होकर वो जैसे ही बोला तो परीसा का पेंटिंग करता हाथ रुका। हाँ आबिस, मैं सोच तक ही महदूद हूं। अगर मैं उस पर अमल कर सकती तो अपनी बहन को ढूंढ लाती। परीसा ने बिना मुड़े कहा। तुम्हें क्यों लगता है परीसा कि वो गायब हुई है? वो अपनी मर्जी से भी तो जा सकती है। आफ्टर ऑल प्लान तो भी मुकम्मल कर चुकी थी अपना। आखिरी बात उसने दिल ही दिल में बोली थी। तुम अरफा को बिल्कुल पसंद नहीं करते ना आबिस? परीसा ने मुड़कर सीधा उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। मेरा जवाब शायद तुम्हें बुरा लगे। आबिस ने साफ बात कही तो परीसा मुस्कुराई। हम दोनों बहनें हैं आबिस। हाँ जानता हूं,
पर उसकी परवरिश मेरी माँ ने नहीं की। हाबिस ने जैसे बात ही खत्म कर दी थी। पर फिर भी मैं उसे ढूंढना चाहती हूँ। अगर वो अपनी मर्जी से जीना चाहती है तो मैं उसे रोकूंगी नहीं, लेकिन मुझे उसके ठीक होने की खबर मिल जाए, बस मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। परीसा का हसरत भरा लहजा था। जलाल की बताई सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को दे दी है। वो अपने तौर पर सभी मालूम कर रहे हैं। जल्द ही सब कुछ सामने होगा और अरफा भी मिल जाएगी। हाबिस ने उसके हाथ से ब्रश लेते हुए कहा, चलो आओ नाश्ता कर लेते हैं। वो उससे साथ लिए बाहर आए तो माँ हम टेबल पर नाश्ता लगा चुकी थी। परीसा, मुझे भी बासमत से मिलना था, मुझे एक बार मिलवा देती तुम। मामा भी बहुत याद करी थी उसे। चाय पीते हुए माहम ने कहा तो परीसा की नजरों के सामने बासमा का मुस्कुराता चेहरा आया, मगर जलाल को याद करते ही उसका मुंह बिगड़ा था। तुम्हारा वो फेवरेट एक्टर है ना, बदतमीज कहीं का। ऐसे छुपाकर उसे निकाल कर ले गया कि मैं भी उसे ठीक से मिल नहीं पाई। परीसा का गुस्सा देखकर आबिस ने अपनी हंसी कंट्रोल की, जबकि माहम ने एक हसरत भरी सांस भरी थी। सारे हैंडसम अच्छे लड़के भोली भाली लड़कियों को मिल जाते हैं और प्यारी लड़कियां। माहम शराब। परीसा ने उसे टोका तो माहम ने आबिस की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। मैं तो नाश्ता कर रही हूं, आप दोनों क्यों बातें कर रहे हो? नाश्ता करो जल्दी जल्दी। गड़बड़ा कर कहती वो सर झुकाकर बैठ गई। परीसा ने आबिस को देखकर स्माइल पास की और वो अफसोस से सर हिलाकर रह गया था। वो कल से अपने रूम में बंद था। अरफा कमरे के बाहर ही बैठी थी। उसे कहां बर्दाश्त होता था शेबी का कमरे में तन्हा रहना, वो भी उस वक्त जब वो माजी के दर्द को पल फिर से जी रहा हो। कल से अंदर खामोशी थी, मगर अब अचानक ही शोर शुरू हुआ तो अरफा खड़ी हुई। अंदर वह चिल्ला रहा था और तोड़ फोड़ भी कर रहा था। उसे इजाजत नहीं थी अंदर जाने की, मगर अब वो खुद को रोक नहीं पाई थी। वो दरवाजा खोलती अंदर दाखिल होगी। शेबी, नहीं, दूर रहो मुझसे। उसका हाथ छटकता वो वाज उठाकर जमीन पर मार चुका था। वो अपने हाथों को पट्टियों से आजाद कर चुका था। जख्मों से खून बहने लगा था। उसके हाथों से बहता खून अरफा को बेचैन कर रहा था। अपनी हिम्मत जमा करती वो एक बार फिर आके बढ़ी। यूं खुद को मत तकलीफ तो शेबी, वो रोते हुए बोली, दोनों हाथों को उसकी कमर के गिर लपेटकर उसे पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। वो उससे ले गया। अरफा, मुझे माफी मांगनी थी, अपनी गुड़िया को मनाना था, लेकिन वो चली गई। जलाल क्यों करता है मेरे साथ ये सब? मेरी गुड़िया को भी छीन लिया उसने। मुड़कर उसके गले लगता वो रोता। कहीं से भी उसे एक मजबूत मर्द नहीं लग रहा था। अरफा ने अपने हाथ मजबूती से उसके गिर्द बांधे। तुम जब जब मेरे शेबी को तकलीफ पहुंचाते हो, मेरी नफरत तुम्हारे लिए बढ़ जाती है जलाल। अरफा तुम्हें नहीं छोड़ेगी, हर तकलीफ का बदला लेगी जो तुम्हारी वजह से मेरे शेबी ने बर्दाश्त की। वो दिल ही दिल में जलाल से बात कर रही थी। उसकी आंखों में बदले की आग थी। इस बार आर या पार का फैसला करना था उसे। हम तुम्हारी गुड़िया को वापस ले आएंगे और फिर जलाल भी उस तक नहीं पहुंच पाएगा। अरफा ने जैसे ही कहा तो शेबी उससे दूर हुआ। मेरी गुड़िया मासूम है ना, वो मुझे माफ कर देगी ना? वो उसके हाथ पकड़े पूछ रहा था, जबकि शेबी का बासमा को सोचना अरफा को बुरा लग रहा था। वो जानती थी कि शेबी अपनी गुड़िया के साथ किए काम पर शर्मिंदा है। वो उससे ताना भी दे देती इस बात का, मगर शेबी की जिंदगी में किसी और लड़की का वजूद उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। हाँ शेबी, उसे माफ करना ही होगा और फिर उसे मरना भी होगा। वो दिल ही दिल में जवाब दे रही थी, मगर शेबी अब जमीन पर बैठ चुका था। वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आई, उसके पास आई थी। शेबी, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? हमारी आने वाली औलाद से भी नहीं? कब तक तुम उन लोगों की वजह से खुद को और मुझे तकलीफ दोगे? मैं अपना सब छोड़कर तुम्हारे साथ हूं, मगर तुम मेरे साथ नहीं हो शेबी। वो उससे शिकवा कर रही थी, जबकि ताबिश अपने खाली हाथों को देख रहा था। क्या एक बुरे इंसान को मोहब्बत करने का हक होता है? जलाल मुझे दोस्त कहता था, हर किसी से लड़ जाता था मेरे लिए, लेकिन वो मुझे छोड़ गया। और न सिर्फ छोड़कर गया, बल्कि मेरी जिंदगी पलट गई उसकी वजह से। फिर मेरी गुड़िया आई मेरी जिंदगी में और मैंने उसे बर्बाद कर दिया। तुम्हारे साथ भी तो मैंने यही किया ना। मुझे मोहब्बत करने का हक नहीं, मैं तो सिर्फ नफरत के काबिल हूं अरफा। वो न जाने किस दुख की कैफियत में बोल रहा था। अरफा ने आगे बढ़कर उसे फिर से गले लगाया। वो बेबाक थी शेबी के मामले में हमेशा से ही। हम सब ठीक कर देंगे शेबी, सब कुछ। और जलाल, उसने गुस्से से जलाल का नाम लेते हुए अपने दांत पीसे थे और अब अपने जहन में वो एक प्लान भी बना चुकी थी उसके खिलाफ। 5 दिन हो गए थे उन्हें न्यूयॉर्क आए हुए। जलाल उसे किसी से मिलाए बिना ही अपने साथ लेकर आ गया था।
अरबाज ने उसे डांटा था, मगर जलाल ने कभी उसकी डांट को सीरियस लिया ही नहीं था। अब भी वो उसे अपनी मेरी मर्जी कहकर चुप करवा चुका था। पिछले 5 दिन में उसने बासमा की जरूरत की हर चीज खरीदी थी। वो उसे अपने साथ साथ रख रहा था और बासमा को चाहिए क्या था, वो सब कुछ भुलाए उसके साथ ही थी। कल से जलाल की शूटिंग स्टार्ट हो रही थी तो वो उसे अपने साथ ब्रुकलिन ब्रिज दिखाने ले गया था, जो बासमा की ही फरमाइश थी। वो नेट से सब जगहों के नाम देख चुकी थी। वो बासमा को घर पर कुछ सेल्फ डिफेंस के तरीके सिखा चुका था। वो जानता था कि जब नए लोगों में उसके जाना होगा तो वो घबराएगी। उसे उसकी घबराहट दूर करनी थी। जलाल का डर तो उसके दिल से कब का निकल चुका था। अब वो नखरे दिखाने लगी थी और उससे फरमाइशें भी करती थी। मैं बहुत थक गई हूं, बासमा ने मुंह बसोरते कहा तो जलाल ने उसका हाथ मजबूती से थाम कर रेलिंग के पास आया। वो परमिशन लेकर उसके साथ पैदल आया था। मौसम बदल रहा था। ठंड बढ़ी तो बासमा जलाल के बाजू से चिपक गई। जलाल ने बाजू उसके गिर्द फैलाकर उसे अपने साथ खड़ा किया तो बासमा नीचे चेहरा किया मुस्कुराई। अच्छा लग रहा है ना तुम्हें? जलाल ने उससे पूछा तो उस सर नीचे के शर्माई थी। जलाल ने उसकी तरफ देखा। इस लड़की में डरना और शर्माना तो हद से ज्यादा है। वो खुद से बात कर रहा था और फिर सर झटक कर वो बासमा की तरफ मुड़ा। ये व्यू अच्छा लग रहा है ना बासमा? मुझे भूख लगी है। अब की बार उसने मासूमी से कहा तो जलाल उसका हाथ पकड़कर वापसी के लिए चल पड़ा। वो उसकी वजह से बहुत ही स्लो चल रहा था। फिर उसे एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में लाया जहां वो अपनी मर्जी से कबाब और दूसरे पाकिस्तानी फूड आइटम्स की फरमाइश करके ऑर्डर्स दिलवा चुकी थी। सारी चीजें सामने रखी थी और बासमा अब जलाल को देख रही थी जो पीछे होकर बैठ गया था। क्या आप नहीं खाएंगे? उसने जलाल से पूछा तो जलाल ने ना में सर हिलाया। मेरा साथ देने के लिए खा लेना, वरना ये सब मुझे भूखड़ समझेंगे। वो आहिस्ता आवाज में उससे रिक्वेस्ट कर रही थी, मगर जलाल ने फिर ना में सर हिलाया। खाए ना प्लीज। पलकें बार बार झपकती हुई जलाल को कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी। भूख तुम्हें लगी थी बासमा, मुझे नहीं। वो कंधे उचकाकर कहता उसके चेहरे के तासुरात नोट कर रहा था, जो हॉर्न का किनारा दांतों में दबाई कोई और तरीका सोच रही थी उसे मनाने का। अच्छा मैं आपको खिलाऊं उस दिन की तरह, फिर आपको भूख लग जाएगी ना? वो एकदम खुश होते हुए बोली तो जलाल ने सर झटका। प्लीज ना। उसका हाथ पकड़कर उसने रिक्वेस्ट की तो जलाल को हाँ करना पड़ी। वो खुश होती उसे खाना खिला रही थी और साथ साथ खुद भी खा रही थी। मिस परीसा, आप बिना लीव लिए काफी दिन से गैर हाजिर हैं। प्लीज आकर सर से बात कर लें और जॉब के हवाले से भी डिस्कशन कर लें। ऑफिस की तरफ से उसे कॉल मिली थी। वो जॉब छोड़ने का इरादा कर चुकी थी तो उस पर अमल करने के लिए उसने आज जाकर उसके सामने ही बात करना मुनासिब समझा। कहाँ जा रही हो? माहम ने उसे जाते देखकर पूछा। वो कुछ देर पहले ही आई थी और अब उसका इस घर में अकेले रहने का बिल्कुल मूड नहीं था, इसलिए परीसा से पूछ बैठी। ऑफिस रिजाइन देने के लिए जा रही हूं। छोटे से जुमले में बात मुकम्मल करती वो पर्स उठाकर घर से निकली तो माहम भी फुर्ती दिखाती उसके पीछे आई थी। अपार्टमेंट लॉक करती उसके पीछे आकर बैठ गई तो परीसा ने स्कूटी ही स्टार्ट की ही थी कि माहम के बैठने पर मुड़कर उसे देखा। क्या है? तुम कहां जा रही हो? चलो उतरो। परीसा ने उससे पूछा तो वो बोली, मुझे भी साथ जाना है। उसने जिद्दी अंदाज में कहा तो परीसा उसकी बात मानकर स्कूटी को आगे बढ़ाकर ले गई। ये ऑफिस तो काफी शानदार है। अंदर दाखिल होती माहम तारीफी अंदाज में बोली तो परीसा ने उसे चुप रहने का इशारा किया। तुम यहां वेट करो, मैं बस अभी आती हूं। माहम का एतराज सुने बिना वो आगे चली गई थी, जबकि माहम वहीं रखे सोफे पर बैठ गई। पांव थोड़ा सोफे से बाहर था। वो बोर होती मैगजीन उठाकर उसे पढ़ने लगी कि तभी उसके पांव से टकराकर दूसरे सोफे पर जा गिरा। माहम ने मैगजीन हटाकर देखा तो सरफराज सीधा होकर बैठ गया। मैडम जी, मैं आपकी मदद के बिना भी बैठ सकता था। सरफराज ने उस पर तंज किया तो माहम ने बेनियाजी से अपने कंधे उचकाए थे। तो बैठ जाते, यहां ऊंधे मुंह तजर्बे क्यों कर रहे थे? उसे जवाब देती वो फिर से मैगजीन की तरफ मुड़ गई थी। सुनो, भाई बुला रहे हैं तुम्हें। फोन कान से लगाए ताबिश वहां आया था। ताबिश की आवाज पर माहम ने सर उठाकर उसे देखा और फिर होंठों को गोल शेप देती वो धीरे से बड़बड़ाई थी। ताबिश जा चुका था जबकि सरफराज उसे ही घूर रहा था। बहुत ही बदतमीज औरत है आप, पराए मर्दों को ताड़ रही। सरफराज के तंज पर माहम ने तेवरी चढ़ाते हुए कहा। एक्सक्यूज मी मिस्टर, ये बदतमीज किसे कहा आपने? वो एकदम मैदान में उतर चुकी थी उसे लड़ने के लिए। औरत कहने पर पहली लड़की देखी जिसे एतराज नहीं। सरफराज ने मजीद चिढ़ते हुए कहा तो माहम ने आगे बढ़कर उसे उंगली दिखाई।
सरफराज नासमझी से उसकी उंगली की तरफ देख रहा था कि जब अचानक ही वो उंगली उसकी आंख का निशाना ले चुकी थी। एकदम दर्द से कराहते हुए पीछे हुआ तो माहम ने कहा, जाओ इलाज कराओ अपनी इन आंखों का, बदतमीज। बिना उस पर दूसरी नजर डाले वो सोफे पर बैठ गई थी। क्या हुआ माहम? परिसा वहां आई तो वहां का मंजर देखकर उसने माहम से पूछा। नथिंग, माहम ने लापरवाही से जवाब दिया तो परिसा ने कहा, चलो फिर। उसे साथ ही वो वापस जाने के लिए निकल गई थी। सरफराज अपनी जगह कुड़ता रह गया था। परिसा ने उसे घर से कुछ फासले पर उतारा और अपने फ्लैट की तरफ स्कूटी मोड़ ली। वो फ्लैट में दाखिल हुई तो आज अरबाज से हुई बातचीत को याद करने लगी। देखें परिसा, आप काफी अहल थे इस जॉब के लिए, तो आपको अपॉइंट किया गया था और रूल्स के मुताबिक अगले 45 दिन भी आपको यहीं गुजारने हैं। लेकिन सर, मैं ये जॉब मजीद नहीं कर सकती, उसने दो टोक लहजे में कहा। तो वो बोला, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन कंपनी के रूल्स हर एम्प्लॉय के लिए सेम है। अरबाज ने उस वक्त संजीदगी से काम लेना मुनासिब समझा था। ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगी। वो हाँ तो कर आई थी, लेकिन अब सर दर्द से परेशान हो रही थी। दरवाजा नॉक हुआ तो परिसा ने उठकर दरवाजा खोला। परिसा, दरवाजा खोलते ही अरफा उसके गले लगी थी। सर पर लगी चोट से बहता खून, चेहरे पर ब्लेड से लगाए कट। परिसा ने परेशानी से उसे देखा। वो फौरन उसे लेकर अंदर आई थी। कहां थी तुम इतने दिन, और ये किसने किया तुम्हारे साथ? रुई से उसका जख्म साफ करती वो पूछ रही थी। ये सब जलाल ने किया है परिसा, मैं तो बासमा की मदद कर रही थी और उसने मेरे साथ। वो आधी अधूरी बात को छोड़कर रोने लगी तो परिसा ने उसे अपने साथ लगाया। आई एम प्रेग्नेंट परिसा, मैं क्या करूं अब? बहुत मुश्किल से भागी हूं उसके पास से। वो रोज मुझे इंजेक्शन लगाता था, मुझे पैरालाइज्ड रखता था, पता नहीं किस बात का बदला ले रहा था मुझसे। अपने लहजे में तकलीफ और दुख समोए वो बोल रही थी और परिसा का जहन तो उसके एक ही जुमले में अटक गया था। उसने जबरदस्ती, इससे आगे वो बोल नहीं पाई थी, पर अरफा ने हाँ में सर हिलाया और मजीद शिद्दत से रोती वो परिसा को परेशान कर गई थी। मैं उसे सजा दिलवाऊंगी अरफा, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, तुम फिक्र मत करो, वो अपने हर गुनाह की सजा भुगतेगा। परिसा ने अटल लहजे में कहा, जबकि अरफा के चेहरे पर अपना प्लान काम करते देखकर मुस्कुराहट आई थी। जबकि परिसा तो जैसे ताने बाने बुन रही थी। पहली बार उसे दुख हुआ था और शायद ये दुख हमेशा रहना था। नहीं, जाने दो किसी को। वो बेचैन होती नींद में बड़बड़ा रही थी। जलाल की आंख उसकी बड़बड़ाहट से खुली तो उसने बासमा को कंधे से पकड़कर हिलाया। नहीं ममा, उसने एकदम आंखें खोली तो जलाल ने कहा, रिलैक्स, पानी पियो। गिलास उसकी तरफ बढ़ाता वो बोला तो बासमा ने अपना पसीना साफ किया। वो मुझे कोई भी नहीं है ना यहां, बता रहा हूं ना मैं। उसके बाल से हिलाता वो बोला तो बासमा ने लेटकर उसका हाथ पकड़ लिया। आप मेरे साथ है ना? हमेशा। जलाल के मुंह से बेसाख्ता ये बात निकली तो वो मुस्कुराती हुई जलाल के पकड़े हाथ को गाल के नीचे रखकर आंखें बंद कर गई। उसकी इस हरकत पर जलाल मुस्कुराया था और आज एक इंकिशाफ उस पर हो गया था कि बासमा कभी उसे ख्वाब में देखकर नहीं डरी थी। साथ ही उसे उस दूसरे शख्स से नफरत भी हुई थी। मुझे छोड़कर कभी कभी मत जाना। बासमा की नींद में बड़बड़ाहट पर दूसरे हाथ से कंबल उस पर से ठीक करता वो सोने की कोशिश करने लगा। ताबिश जैसे ही घर लौटा तो वहां छाए सन्नाटे ने उसे बहुत कुछ जता दिया था। हर वक्त अंधेरे में डूबा घर आज उसे मजीद खाली लगा था। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया तो वो भी खाली था। ताबिश बेड पर बैठ गया और उंगली से अपने माथे को सहलाने लगा। बहुत गलत करी हो तुम अरफा, बहुत ही ज्यादा गलत। उसकी आंखें पल भर में सुर्ख हुई थी, उसकी रगें तन गई थी। वो उठकर वॉशरूम में दाखिल हो गया और शॉवर ऑन किए वो नीचे खड़ा हो गया। उसका गुस्सा था कि कम होने में नहीं आ रहा था। शॉवर बंद करके वो गीला ही आकर बेड पर लेट गया। सभी धोखेबाज हैं। अचानक ही वो गुनगुनाने लगा कोई इंग्लिश सॉन्ग। उसका जहन जैसे माजी में गर्दिश कर रहा था। उसके चेहरे पर दर्द और आवाज में गुस्सा और बेबसी थी। गाते गाते उसकी आवाज आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होना शुरू होगी और वो नींद की वादी में जा चुका था, मगर चेहरे पर छाया दुख कम नहीं हुआ था। आप टाई नहीं बांधते क्या? बासमा के अचानक सवाल पर जलाल ने उसे चौंक कर देखा। मैं ऑफिस वर्क नहीं करता बासमा, जलाल ने जैसे उसकी अकल पर मातम करते हुए कहा। पर मुझे तो टाई बांधना सीखनी थी ना। बासमा के कार में बैठने पर वो झुककर उसकी सीट बेल्ट बांध रहा था जब बासमा ने अगली फरमाइश की। क्यों, क्या करोगी सीकर?
वो अपनी जगह पर आकर बैठता बोला तो बासमा ने मुंह बसोरा, तुम कुछ ज्यादा ही मुंह बिगाड़ने लगी हो आजकल। जलाल ने ड्राइवर को ड्राइव करते हुए कहा। उनकी कार के पीछे एक और कार थी जिसमें जलाल के स्पेशल बासमा की सेफ्टी के लिए हायर किए गए गार्ड्स थे। आप घर में टाई बांधा करें ना, जैसे मुझे सिखाते हुए बांधी होती थी। सीट बेल्ट की वजह से वो पूरा घूम नहीं सकी थी। मैंने जो सिखाया वो याद है ना? जलाल ने अपने मतलब की बात पूछी। याद तो है, मगर मैं कैसे करूंगी, मुझे डर लगता है। बासमा ने सर झुकाकर कहते हुए जलाल की 5 दिन की मेहनत पर जैसे पानी फेरा था। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगी। जलाल के चेहरे के तासरात बदलते देखकर वो फौरन बोली तो जलाल ने एक नजर उस पर डाली और फिर तवज्जो ड्राइविंग पर कर ली। हाई स्कूल के बाहर कार रोककर उसने उतरकर बासमा की साइड का दरवाजा खोला। ब्लैक लॉन्ग फ्रॉक पर ब्लैक ही हिजाब किए वो नर्वस हो चुकी थी। जलाल ने हाथ बढ़ाकर उसकी उठने में मदद की। खुद तो वो ब्लैक हुडी और मास्क में था, उसने बासमा का मास्क भी ऊपर किया था। बेस्ट ऑफ लक, अब अंदर जाओ और जानती हूं बी स्ट्रॉन्ग। उसकी बात काटती हुई बोली तो जलाल ने मुस्कुराकर उसका गाल थपका। एंड बी कॉन्फिडेंट आल्सो। वो नर्वस होती आगे बढ़ रही थी जब जलाल की आवाज उसे सुनाई दी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और फिर वो वापस पलट कर आई थी। आपको भी बेस्ट ऑफ लक। बड़े ही लाड से बोलती उसके सीने पर सर रखकर पीछे हुई थी, फिर हाथ हिलाती आगे बढ़ गई और अपना मास्क भी फिर नीचे कर चुकी थी। जलाल मुस्कुराकर उसे जाता देखता रहा। हाय लिटिल गर्ल। एक लड़की जो देखने में तो एशियन लग रही थी मगर उसका लबो लहजा अमेरिकन था, उसके पास आती हुई बोली। हाय। पहले तो वो थोड़ा झिझकी थी मगर फिर खुद पर कंट्रोल करती हल्का सा मुस्कुराकर बोली थी, यू आर सो क्यूट। उस लड़की ने बासमा के फूले गाल खींचते हुए कहा तो पीछे कुछ फासले पर चलते जलाल के चेहरे पर गुस्सा आया था। बासमा ने हल्के से मुस्कुराते हुए उससे फासला बनाया। परीसा का पढ़ाया सबक उसे फिर से याद आया था। फासला लड़कों से नहीं लड़कियों से भी बनाकर रखना चाहिए। बासमा के चेहरे के अजीब तासुरात देखकर जलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। ओके, माय नेम इज टीना एंड योर्स। हाथ आगे बढ़ाए वो खुश इखलाकी से बोली तो बासमा ने डरते झिझकते उससे हाथ मिलाया। आई एम बासमा। धीरे से वो बोली तो टीना को वो मजीद क्यूट लगी थी। वाह व्हाट अ ब्यूटी। 3 लड़के वहां आते बोले तो जलाल गुस्से से आगे बढ़ा मगर फिर रुक गया। जाना है? टीना के पीछे होते हुए बोली तो टीना ने उसका हाथ पकड़ा। स्टे अवे। सर झटकर कहती वो बासमा को लिए आगे बढ़ी तो एक लड़के ने उसका बैग पकड़ लिया। बासमा मुड़ी तो नजर उसकी पहनी टाई पर गई। वो यूनिफॉर्म में थे। लिव मी, उसने हिम्मत जुटाते कहा तो वो तीनों हंसे। बासमा को उनमें एक माइक नजर आया जो उसे खौफ ज़दा करता था। उसने अपना बैग खींचा तो लड़का झटका खाकर आगे आया। बासमा फुर्ती से उसकी टाई को पकड़ती उसे टाइट करके लगाकर बैग छुड़वाकर पीछे हुई थी। जलाल फतेहमंदी से मुस्कुराया था जब कि वो लड़का टाई ढीली करता अपने गाल को सहला रहा था। यू, वो लड़का गुस्से से बोलता आगे आया तो जलाल फौरन उसके सामने आया था। डोंट, वार्निंग देता उसे एक हाथ से पीछे धकेल कर बासमा का हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। अब उसका रुख प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ था। बेड पर सीधी लेटी वो अंधेरा किए आंखें बंद किए ताबिश को याद कर रही थी। हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होती शेबी अगर तुम्हारे करीबी तुम्हें तकलीफ न पहुंचाते। वो ताबिश का मुस्कुराता चेहरा याद करके मुस्कुराई थी। और देखो, मेरा साथ भी तुम्हारी तकलीफ कम नहीं कर सका शेबी। मेरी मोहब्बत नाकाफी साबित हुई। देखो तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैं किस कदर गिर चुकी हूं। हमारी औलाद पर इल्जाम लगा दिया। मुझे माफ कर देना शेबी। उसकी आंखों से आंसू बहकर तकिए में जज्ब हो रहे थे। उसने हाथ में कांच पकड़ा हुआ था। जितना दबाव वो डाल रही थी उतना ही उसके हाथ से खून बह रहा था। मैं खुद को सजा दे रही हूं शेबी, लेकिन जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती अपने मकसद में, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगी। वो दिल ही दिल में एक इरादा कर रही थी। तुम क्यों सबसे अलग रहते हो? ग्रेड्स भी अच्छे हैं तुम्हारे। सर की बात मानकर कंपटीशन में पार्ट क्यों नहीं लिया? वो बबल गम चिबाती उसके सामने बैठी पूछ रही थी। ताबिश ने अपनी बुक्स उठाई और वहां से जाने लगा तो उठकर उसके सामने आई। खा थोड़ी ना जाऊंगी तुम्हें, लड़कियों की तरह डरते हो तुम। अरफा ने उस पर तंज किया तो ताबिश ने नजर उठाकर उसे देखा। मुझे इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। यहां इतने लोग हैं, किसी और को जाकर परेशान करो। वो खुद पर कंट्रोल करते हुए बोला। मैं तो पूछ रही थी परेशान कहां कर रही थी? अरफा ने हैरत ज़दा होते हुए कहा। अच्छा ये रखो। बबल गम उसके बैग की तरफ बढ़ाती हुई बोली तो ताबिश फौरन पीछे हुआ। मुझसे दूर रहो और मेरी जिंदगी को अजाब मत बनाओ।
अपने बैग पर गिरफ्त मजबूत करता हुआ बोला और वहां से चला गया तो अरफा हक्का बक्की खड़ी थी। किसी ने उसके बैग में ड्रग्स डाल दिए थे। जेल में रहकर आया है इसलिए भरोसा नहीं करेगा किसी का भी। पीछे खड़े लड़की की बात सुनकर उसने ताबिश को देखा जो बैग को सीने से लगाए आगे बढ़ रहा था। प्रिंसिपल से उसका कोई कजन बात कर रहा था, मैंने तब सुना। वो मजीद सवाल अरफा के चेहरे पर देखकर बोला, यानी उसे कुछ भी मजीद मालूम नहीं था। तुम्हारे दिल की तकलीफ मेरे दिल में महसूस होती है शेबी, वो सब कुछ याद करते हुए बोली थी। कांच फेंककर वो खड़ी हुई। अब उसका रुख वॉशरूम की तरफ था ताकि अपना हाथ जाकर वहां धो सके। मैंने बात कर ली है, कोई तुम्हें फोर्स नहीं करेगा यूनिफॉर्म के हवाले से और कोई परेशान भी नहीं करेगा। ऑफिस के बाहर खड़ा वो उसे बता रहा था। मास्क नीचे किए हुआ था, उस वजह से कई निगाहों का मरकज भी बन चुका था। आप मेरे पीछे ही थे, फिर जल्दी क्यों नहीं आए? बासमा के नाराज लहजे पर जलाल ने उसका हाथ पकड़ा। अगर मैं पहले आता तो बासमा की बहादुरी सब कैसे देखते? बासमा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई थी। चलो अब जाओ क्लास में और फोन पास ही रखना। उसे हिदायत देता वो क्लास की तरफ जाने का इशारा करने लगा। मैं ले जाती हूं उसे, टीना फौरन सामने आती बोली और इस बार उसके लहजे में हिंदी की झलक थी। बासमा को रिलैक्स देकर उसने हामी भरी और मास्क ऊपर करके आगे बढ़ गया था। ये तो वो एक्टर जलाल जुनैद खान है ना? ये तुम्हारे भाई हैं क्या? टीना कुछ जोश से बोली तो वो फौरन बोल पड़ी, हस्बैंड है मेरे। बासमा ने फौरन उसकी गलतफहमी दूर की तो टीना की आंखें खुली की खुली रहेगी। हस्बैंड? पर कैसे? तुम तो इतनी छोटी हो और मैंने तो नहीं सुना उनकी शादी का। टीना के लिए यह बात हजम करना मुश्किल थी। वो मेरे हस्बैंड है और सिर्फ मेरे ही है। बासमा जलकर बोली तो टीना ने उसके फूले हुए मुंह को देखा। अच्छा ठीक है ना, चलो क्लास में चलते हैं। दुखी दिल से कहती हुए उसे साथ लिए आगे की तरफ बढ़ गई थी। बासमा उसको उतरा चेहरा देखकर दिल ही दिल में मुस्कुराई थी। पिछली कार से निकलकर ड्राइवर जलाल की कार ड्राइव करने के लिए आ गया था। गार्ड्स को उसने वहीं रुकने का कहा। वो सेट पर जा रहा था फिल्म की शूटिंग के लिए। जाने पहचाने रास्ते देखते ही जहन जैसे बेदार हुआ था। यूनिवर्सिटी के रोड से कार गुजरी तो जलाल को एकदम ताबिश याद आया। उसके जख्मी हाथ उसने सीट की पुश से टेक लगा ली थी। माजी अगर दर्द ली हो तो फिर हर चीज से जुड़ जाता है, बार बार याद आता है। फिर से जहन में वो दिन आया था जब 7 साल बाद ताबिश को उसने सामने देखा था। दूसरे डिपार्टमेंट में कोई नया स्टूडेंट है जिसको प्रेफर किया जा रहा है तुम पर, और एंजेलिना क्या चाहती है ये तो तुम ही जानते हो ना। कोल्ड ड्रिंक की सिप लेता जलाल गौर से उसकी बात सुन रहा था। स्टीफन उसका दोस्त तो नहीं था मगर एंजेलिना की वजह से उसके आसपास ही रहता था। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे एंजेलिना में कोई इंटरेस्ट नहीं। केन टेबल पर रखता हुआ संजीदगी से बोला, परसों जो म्यूजिक नाइट है ना वो उसमें परफॉर्म करने वाला है, उसकी आवाज बहुत पसंद आई है सबको। वो मजीद तारीफ ही कर रहा था जब जलाल उठकर वहां से चला गया। उफ, घमंडी इंसान। जलाल का इरादा हॉस्टल जाने का था। वो जैसे ही रहस्य रूम के बाहर से गुजरा तो आवाज सुनकर उसके कदम रुके। उसने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए और सामने ही उसे ताबिश गाना गाता नजर आया। रिहर्सल रूम में उसकी आवाज गूंज रही थी। वो बिना किसी की तरफ देखे गा रहा था। जलाल उससे कुछ फासले पर रुका। ताबिश ने नजर उठाकर उसे देखा मगर अगले ही पल वो उसे इग्नोर करके फिर से गाने लगा। जलाल उसे ही देख रहा था। गाना खत्म होते ही वो पलट गया। ताबिश ने मुस्कुराकर दांत वसूल करते उसकी पुश्त देखी थी। अगले दिन स्टीफन ने उसे बताया था कि ताबिश पीछे हट गया था। उसने फिल्म के लिए मना कर दिया था। जलाल गुस्से में उसके पास गया। उस वक्त तन्हा बैठा हुआ था। क्या सोचकर मना किया तुमने? एहसान करना चाहते हो मुझ पर? जलाल ने उस पर तंज किया तो ताबिश मुस्कुराया। तुम्हें तो कहा था कि तुमसे दूर हूं, बस तुम्हारी बात मान रहा हूं। उसके हंसकर कहने पर जलाल ने गुस्से से उसे देखा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान और ये सो कॉल्ड फर्माबरदारी भी नहीं। हिम्मत है तो मुकाबला करो। जलाल उसे कहकर वहां से चला गया था। और फिर 2 हफ्ते बाद जलाल को खबर मिली थी कि उसकी जगह ताबिश को कास्ट किया जा रहा था। वो बिना कोई रिएक्शन दिए वहां से उठकर आया मगर अगले ही दिन जब यूनिवर्सिटी में ताबिश को अरेस्ट करके ले जाया जा रहा था, ताबिश ने उसे देखा। उसके चेहरे पर सवाल था कि क्यों किया, मगर जलाल अपना रुख मोड़ गया था। कार रुकने पर वो माजी से बाहर आया और कार से उतरते वक्त अब उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा संजीदगी थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझ पर इल्जाम लगाया गया, वो सब मेरा नहीं था। इंग्लिश में चिल्लाता वो खुद की सफाई पेश कर रहा था। तभी एक ऑफिसर अंदर दाखिल हुआ।
उसके एक इशारे पर आसपास खड़े वर्दी में पहने लोग उसके हाथ पांव बांधकर उसे टॉर्चर सेल में ले गए थे। उसके मुंह पर टेप लगी थी मगर वो मुसलसल खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। जब तक ये कबूल न कर ले इसकी अच्छी तरह से खातिर तवाज़ो करो। वो अफसर अंग्रेजी में बोलता गुस्से से हंसा था। शेबी की आंख से आंसू निकले थे। जिस्म पर पड़ने वाली पहली मार ने उसको बिलबिला कर रख दिया था, मगर मुंह पर टेप होने की वजह से वो चिल्ला नहीं पा रहा था। आधा घंटा वो लोग उसे मारते रहे थे। उसके मुंह से टेप उतरी तो वो बेहोश होने से पहले उसके आखिरी अल्फाज उन सब ने हैरानी से सुने थे। मैंने नहीं किया जलाल, धोखा क्यों? वो एकदम उठकर बैठा था। कपड़े तो सब कब के सूख गए थे मगर चेहरे पर पसीने के कतरे ताजा थे। जब बचपन का दोस्त धोखा दे सकता है तो तुम क्यों नहीं अरफा? वो तलखी से हंसा था। सिर्फ मेरी गुड़िया समेती थी मुझे, मैं वापस ले आऊंगा उसे, मुझे और कोई नहीं चाहिए। वो खुद से बात कर रहा था। ड्राइवर बासमा को वापस घर ले आया था। जलाल अभी तक शूट पर ही था। उसने बोर होते हुए मोबाइल पर अरबाज का नंबर डायल किया। अरबाज जो अपने केबिन में बैठा ताबिश और परीसा के साथ प्रोजेक्ट फाइल डिस्कस कर रहा था, नंबर देखकर मुस्कुराया। उसने दोनों से एक्सक्यूज करते हुए कॉल पिक की। भाई कैसे आप? बासमा की चहकती आवाज सुनकर अरबाज के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अस्सलाम वालेकुम। ओह वालेकुम सलाम भाई, सॉरी मुझे याद नहीं रहा। बासमा ने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा। कोई बात नहीं, आप ठीक तो हो ना बासमा बच्चे? बासमा के नाम पर वो दोनों चौंके थे। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं भाई। वो फिर से पुरजोश हो चुकी थी। अरबाज ने परीसा के चेहरे पर बेचैनी देखी तो फोन स्पीकर पर डाला। ताबिश भी नामहसूस अंदाज में आगे आया था। आपको पता है भाई, आज मेरा स्कूल का पहला दिन था। मैंने एक दोस्त भी बनाई है, बल्कि वो तो खुद भी बन गई थी। वो ना बार बार मेरे गाल खींच रही थी। परीसा अभी उसे देख लेती तो फौरन उससे दोस्ती खत्म करवा देती। आखिर में वो हंसी तो अपने जिक्र पर परीसा भी मुस्कुराई थी। ताबिश के कान तो बस बासमा की आवाज तक महदूद हो गए थे। कितने सालों बाद उसे पहले की तरह बात करते सुना था। बासमा की यह तब्दीली तो परीसा और अरबाज ने भी नोट की थी। भाई स्कूल तो बहुत अच्छा है लेकिन उनका यूनिफॉर्म बहुत ही। बासमा, क्या जलाल ने बात नहीं की उनसे? अरबाज ने उसकी बात काटते हुए पूछा। हाँ ना, उन्होंने बात कर ली है। आपको पता है ना, मैं सबसे अच्छी लग रही थी वहां। वो सब तो अच्छी ही नहीं लग रही थी। बासमा ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा तो अरबाज हंसा। बासमा, परीसा बोलना नहीं चाहती थी मगर खुद को रोक नहीं पाई। अरे आप ही आप? बासमा खुशी से बोली तो परीसा मुस्कुराई और बोली, तुम खुश तो हो ना? हाँ बहुत ज्यादा। ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। अब मुझे डर भी नहीं लगता आप ही। बात करते करते बासमा की आंखों में आंसू आए थे। उससे मुस्कुराते हुए अपने आंसू साफ किए। केबिन में मौजूद तीनों के चेहरे पर हैरानी आई थी। क्या बासमा जलाल के बारे में बात कर रही थी? सबसे ज्यादा मुश्किल तो परीसा के लिए था उस बात पर यकीन करना। वो मजीद कुछ देर उनसे बातें करती रही और फिर थकने पर बात करती करती सो गई। अरबाज और परीसा हंसे थे। ताबिश जल्दी से केबिन से बाहर निकल गया था। जलाल बहुत ख्याल रखेगा उसका, मैंने कहा था आपसे परीसा। परीसा उठकर जाने लगी तो अरबाज ने उसे कहा, आपका भाई एक्टर है, कब कहां किस वक्त अदाकारी कर रहा हो कुछ कह नहीं सकते। आप कब यकीन करेंगे आखिर मेरी बात का? मुझे पता है आपके लिए मुश्किल है उस पर यकीन करना, लेकिन बासमा की खुशी पर तो यकीन कर सकती हैं ना आप? परीसा ने पलटकर उसकी आंखों में देखा। भरोसा टूटने पर किरचियां अपने ही पैरों में चुभती हैं सर, और मुझे वो किरचियां निकाल लेने दे सर, फिर ही शायद दोबारा भरोसा करने की गलती कर सकूं। परीसा के लहजे का दुख महसूस करते हुए अरबाज का दिल बेचैन हुआ था। परीसा ने आंखें चोटी करके उसे देखा तो वह गड़बड़ाया। आप पानी पी लें, बेहतर फील करेंगी। पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाता वो शर्मिंदा होता बोला तो परीसा ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, आई एम फाइन सर। यह कहकर मुड़ती वो केबिन से निकल गई और अरबाज ने गिलास वापस रखते हुए अपने बालों में हाथ फेरा था और फिर मुस्कुराया था। कॉफी का मग उठाती वो बैल्कनी में आ गई थी। समंदर का नजारा आंखों को बहुत ही भाया था। दूर से ही लहरों का रक्स वो देख रही थी। शाम का वक्त था तो मौसम अच्छा था, लेकिन समंदर की बेचैनी उसके अंदर की बेचैनी से मात खा रही थी। उसका फोन बजा तो वो पलट कर अंदर आई। माइक की कॉल को देखकर उसने कॉल पिक की। शेबी ठीक है? उसने बेचैनी से पूछा। हाँ वो ठीक है, बल्कि भूल गया है तुम्हें। एक बार भी तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की उसने। सुबह होते ही ऑफिस चला गया। माइक के अल्फाज पर उसने तकलीफ से आंखें बंद करके खोली।
मैंने उसकी खैरियत पहुंचाने का काम दिया था तुम्हें, तुम बस वही करो। और ये बताओ कि कुछ मालूम हुआ कि वो दोनों कहाँ हैं? पता चल चुका है, वो दोनों न्यूयॉर्क में हैं। ओके, जो प्लान बताया था उस पर अमल करना शुरू कर दो। उन्हें जल्द से जल्द यहां वापस आना होगा। अरफा के चेहरे पर इंतहाई संजीदगी थी। ओके बॉस, एक और बात बतानी थी तुम्हें। वो डेविड पूछ रहा था तुम्हारा। शट अप, दोबारा उस आदमी का जिक्र मेरे सामने मत करना। गुस्से से फोन काटती वो रीलिंग पर हाथ रखकर गहरे सांस लेने लगी। कैसे भूल सकती थी वो अपनी जिंदगी के घटिया तरीन मर्द को। उसकी माँ एक नामहरम मर्द के साथ अपनी बच्ची को छोड़कर चली जाती थी, ये जाने बिना कि वो बच्ची वक्त से पहले बड़ी हो रही थी। पहल वो रो कर अपना गुबार, दिल का गुबार निकाल लेती थी, मगर फिर वो सीख गई थी कि खुद की हिफाजत कैसे की जाती है। उसे याद था जब वो उसके पास आकर बोलता था, हाय बेबी, मैं डैड हूं तुम्हारा। आंखों में खबासत और हवस लिए उसके कमरे में आया था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और साफ पता चल रहा था कि वो नशा करके आया था। वो जो पहले डर जाती थी उसे देखकर आज अपनी जगह पर खड़ी उसे घूर रही थी। मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा? आज खुद को वॉशरूम में बंद नहीं करोगे तुम? वो तो हैरत ज़दा था उसे वहीं खड़े देखकर, जब बिल्कुल अचानक ही एक छोटे से चाकू से वो डेविड की कलाई को पकड़कर उस पर कट लगा गई थी। खून एकदम उबल कर बाहर आया था। वो चिल्लाता हुआ पीछे हुआ। क्या हुआ डैड, दर्द हो रहा है क्या? वो मसनूई फिक्रमंदी से बोली। उफ, ज्यादा लग गई आपको। आप तो अपना बिल्कुल ख्याल नहीं करते डैड। लाए दिखाए मुझे। आगे बढ़कर उसने दूसरा कट लगाया था उसके बाजू पर। आर यू मैड, ये क्या कर दिया तुमने? खून को देखते हुए दर्द से चिल्लाते हुए बोला तो अरफा हंसती हुई बेड पर बैठ गई। बहुत फनी है आप। देखिए ना ये खून, और ये इसी तरह निकलता रहा तो अगले 15 मिनट में आप जहन्नुम में पहुंच जाएंगे। वो हंसते हुए बोल रही थी जबकि डेविड गिरता पड़ता कमरे से निकला था। उसके जाते ही अरफा ने आंख से आंसू साफ किया। ये क्या किया तुमने डेविड के साथ? उसकी मां ने घर आते हुए उसे थप्पड़ मारते हुए पूछा। जुबान से बताऊं या अमल करके बताऊं? चेहरे से बाल पीछे करती वो ढीठ पने से बोली तो आरजू बेगम ने एक थप्पड़ मारा था उसे। वो बाप है तुम्हारा? क्या कहा बाप? मेरा एक ही बाप था जिसके मरने पर आपने दीन दुनिया भुलाकर इस जहन्नमी शख्स से शादी कर ली। अरफा शट अप, उन्होंने गुस्से से उसे पुकारा। आपको वो जहन्नमी शोर मुझे डराता था। कभी देखा होता मेरी तरफ तो आपको पता चलता कि बेटी को हिफाजत की जरूरत थी, लेकिन आपको तो ये ऐश की जिंदगी ज्यादा पसंद थी ना, तो मुझे खुद की ढाल खुद ही बनना पड़ा अम्मी। वो लापरवाही से कहती चाकू पर लगे डेविड के खून को रगड़कर साफ करने लगी, जबकि उसकी मां तो गोया सुन पड़ गई थी। वो उसके पास आई तो अरफा ने हाथ के इशारे से उन्हें अपने पास आने से रोक दिया। बस अब आपने कोई ड्रामेबाजी नहीं करनी मेरे साथ। अरफा, तुम वापस पाकिस्तान चले जाओ। डेविड पुलिस केस कर देगा तुम पर और मैं नहीं बचा पाऊंगी तुम्हें। सालों बाद जैसे उसकी ममता जागी थी, मगर अरफा को यह सब कुछ एक आंख भी नहीं भाया था। लेकिन यहां से जाने का फैसला तो वो कर ही चुकी थी, तो पाकिस्तान ही सही। और हाँ, ये परीसा को देना, वो ख्याल रखेगी तुम्हारा, और अपनी मां को माफ कर देना। उसके हाथ में एक लेटर देती वो खौफ से उन्हें देखती वहां से चली आई थी। दुबई जो उसकी जिंदगी को बदल गया था, उससे नफरत का जवाब नफरत से देना सिखा गया था। परीसा बहुत रोई थी उससे मिलकर, मगर वो बेतासुर चेहरा लिए खड़ी थी। कुछ था ही नहीं देने को उसके पास सिवाय नफरत के और बेरुखी के। उसका क्लास फेलो माइक जो पाकिस्तान से ताल्लुक रखता था, उसके साथ ही वापस आ गया था। जो कुछ माइक उसे सिखा चुका था, अब वो खुद भी डरने लगा था उससे। उसकी आंखों में मोहब्बत सिर्फ ताबिश के लिए आई थी। उससे वो अपने जैसा लगा था और आज वो उसके लिए हर हद को पार करने को तैयार थी। किसकी हरकत है ये? उस्ताद गुस्से में था जब कमरे में दाखिल हुआ। बासमा की आंख उसकी आवाज से खुल गई थी। वो मंदी मंदी आंखों से उसे देख रही थी, जो फिर से जाहो जलाल की मिसाल बना किसी की क्लास ले रहा था। फौरन ये सब हटवाओ और केस करो उस शख्स पर। वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था। बासमा उसके पीछे से निकलकर कमरे से बाहर चली गई थी। पानी का ग्लास लेकर वो वापस आई तो जलाल फोन बंद कर चुका था। पानी? उसे प्यास तो नहीं लगी थी, लेकिन बासमा को इनकार ना कर सका। पानी पीकर उसने ग्लास टेबल पर रखा और बेड पर बैठ गया। खैरियत, आप गुस्सा क्यों कर रहे थे किसी पर? उसके बैठते ही बासमा ने पूछा। मेरी और तुम्हारी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर डाल दी हैं किसी ने। जलाल ने हुडी उतारते जवाब दी तो बासमा को नई फिक्र ने आन घेरा।
और मैं बुरी तो नहीं लग रही थी ना फोटो में? दिखाए मुझे। अच्छी लग रही हो, मगर ये सब अच्छा नहीं है, जलाल ने कहा तो बासमा के चेहरे पर नासमझी के तासुरात आए। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करे। उसने वजाहत देते हुए उठकर अलमारी से कैजुअल ड्रेस निकाला था। आप किसी को नहीं बताएंगे कि मैं आपकी बीवी हूं? ऐसे तो सब आपको नजर लगाती रहेंगी। बासमा की परेशानी सुनकर जलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट आकर गुम हुई थी। आज का दिन कैसा गुजरा? किसी ने परेशान तो नहीं किया? जलाल ने बात बदलते हुए पूछा। दिन तो बहुत अच्छा था, और टीना कितना जेलस हो रही थी जब मैंने उसे बताया कि आप मेरे हस्बैंड हैं। खिलखिलाती उसे बताने लगी तो हाथ में पकड़ा सूट वापस रखते हुए जलाल उसके पास बैठ गया। वो बोल रही थी और साथ साथ हाथों को हरकत भी दे रही थी। जलाल मुस्कुराता उसकी बातें सुन रहा था। मुझे भूख लगी है, आखिरी बात पर उसने मुंह बसोरते हुए कहा तो जलाल ने अफसोस से सर हिलाया। ओके, फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर के लिए बाहर चलते हैं। 11 बज रहे थे, लेकिन जलाल बिना परवाह किए प्रोग्राम बना चुका था। हॉलीवुड सीरीज से शोहरत पाने वाले जलाल जुनैद खान इन दिनों न्यूयॉर्क में अपनी नई फिल्म की शूटिंग के लिए मौजूद हैं, और साथ साथ उनकी वायरल हुई चंद फोटोज में देखा जा सकता है कि फिल्म की शूटिंग के अलावा भी जलाल जुनैद खान की कुछ मसरूफियात हैं। मोबाइल पर वीडियो चल रही थी और अरफा और परिसा दोनों ही देख रही थी। ये बहुत ही शातिर है परिसा, बासमा की मासूमियत का फायदा उठा रहा है ये। अरफा ने गुस्से से कहा। परिसा की नजरें तो जलाल को खाना खिलाती बासमा पर थी। वो एक मुकम्मल तस्वीर लग रही थी। इससे पहले कि वो किसी नतीजे पर पहुंचती, उसके फोन पर मैसेज आया। वीडियो बंद करके उसने मैसेज खोला। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कैदी भाग कर तुम्हारी पनाह में आ गया है। उसे कहना कि कुछ दिन आजादी के जी ले, फिर वापस इसी कैद में आना है उसे। नीचे नाम वगैरह कुछ नहीं था, नंबर फिर पाकिस्तान से बाहर का था। परिसा ने नासमझी से मैसेज दोबारा पढ़ा था। साथ बैठी अरफा के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट थी। परिसा ने उसकी तरफ देखा तो वो चेहरा रोने वाला बना गई थी। वो फिर से मुझे ले जाएगा परिसा? सर झुकाए वो रोने लगी तो परिसा ने उसे साथ लगाकर तसल्ली दी और फिर आबिस का नंबर मिलाती उठकर कमरे में आ गई। उसके जाते ही अरफा ने अपने मसनूई आंसू साफ किए थे। बहुत जल्द वापस आओगे जलाल, और तब तुम हर वो दर्द बर्दाश्त करोगे जो तुमने शेबी को दिया। वो दिल ही दिल में जलाल से बात कर रही थी। पिछले 15 मिनट से वो कबर्ड्स को छान रही थी। जब अपनी मतलूबा चीज ना मिली तो मुंह बिगाड़े बैठ के वो तैयार तो हो गई थी, मगर जलाल को दूसरी शर्ट निकालते देखकर उसके अपने ड्रेस की फिक्र हुई थी। वो ज्यादा ही कॉन्शियस होती जा रही थी। जलाल जितनी उसे अहमियत देने लगा था, वो उसकी जात के गिर्द बंदी गिरा को खोल रही थी। जलाल का शूटिंग शेड्यूल कुछ दिनों से सख्त हो गया था, लेकिन वह बासमा को छोड़ने की जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा था। आज भी उसे जल्दी जाना था क्योंकि शूटिंग का स्पॉट वाशिंगटन स्क्वायर पार्क रखा गया था। प्रोड्यूसर परमिशन ले चुके थे और आज ही सीन को फिल्माए जाना जरूरी था। वो तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से निकला तो बासमा पर नजर डालकर बेड पर से अपनी जैकेट उठाई। अब क्या हुआ, क्यों मुंह फुलाए बैठी हो? जब से वो लोग यहाँ आए थे बासमा का मूड पल पल बदलता रहता था। अब भी जलाल को अंदाजा हो गया था कि कुछ बुरा लगा है मैडम को। जितनी ज्यादा जलाल उसकी जिद मानने लग गया था, वो मजीद नखरे दिखाने लगी थी। मेरे पास ऑफ वाइट ड्रेस ही नहीं है, उसने फूले हुए मुंह से जवाब दिया तो जलाल को उसके मुंह फुलाने की वजह समझ नहीं आई। हाँ तो? उसने परफ्यूम खुद पर स्प्रे करते हुए पूछा। तो ये कि आज हमारे ड्रेस कलर मैच नहीं करेंगे और टीना जेलस नहीं होगी। बासमा की बात पर जलाल का हाथ थमा और वो बोला, व्हाट? वो तो जी भर कर हैरान हुआ था उसकी बात पर। फिर जैसे ही याद आया कि वो दोनों इतने दिनों से एक ही कलर के कपड़े पहन रहे तो बेइख्तियार वो मुस्कुराया था। क्या ये सब जरूरी है? जलाल ने उसे देखते हुए पूछा तो उसने हाँ में सर हिलाया। ओके, आज शॉपिंग पर चलेंगे तो फिर ड्रेस ले लेना अपने लिए। उसने इस मसले का हल पेश किया तो बासमा ने नाम में सर हिलाया। वो तो बात की बात है ना, अभी का क्या करूं? जलाल को उसकी फिक्रमंदी पर हंसी आई थी। कबर्ड से ब्लू शर्ट निकालकर उसने जैकेट उतारते हुए जल्दी से शर्ट चेंज की थी। अब ठीक है, चलें? बासमा मुंह खोले उसे देख रही थी और फिर एकदम खुश होती वो बेड से उतरी थी। जलाल को ऐसा लग रहा था कि बासमा उसकी कमजोरी बनती जा रही है। आज आप बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। अपना बैग उठाती उसके पास आकर खड़ी होकर बोली तो जलाल ने हाथ बढ़ाकर उसका मास्क उतार दिया जो उसने नीचे किया हुआ था। अब ये मत लगाना, उसका गाल थपथपाकर वो बोला तो बासमा सर झुकाकर मुस्कुराई। मास्क की वजह से बासमा के गाल पर रैशेस हो चुके थे। जलाल ने रात में नोट किया था कि उसके गाल कुछ ज्यादा ही रेड हो रहे थे। दवा लगाते हुए वो फैसला कर चुका था कि अब उसे मास्क लगाने पर मजबूर नहीं करेगा।
मैंने तारीफ की आपकी, तो आप... हाँ, तो क्या मैं भी तारीफ करूं? जलाल उसकी बात काटते हुए पूछा। टीना कह रही थी कि आप खड़ूस हैं, कभी किसी लड़की की तारीफ नहीं करते, और ये कि आपका कोई अफेयर भी नहीं सुना गया, तो फिर मुझसे शादी कैसे कर लिया आपने? टीना की बात लफ्ज बलफ्ज दोहराती हुई जलाल को ही पजल कर गई थी। मेरे साथ हो यहां, उसे बेड पर बिठाकर उसके पास बैठा। अब अगर वो ये बात दोहराए ना, तो उसे कहना कि हमारा साथ तो हमेशा से लिखा गया था ऊपर से ही, इसलिए तुम्हारे आने तक मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। अपने अल्फाज पर वो खुद भी हैरान हुआ था, और बासमा उसे ही देख रही थी। जब वो आगे झुका और माथे पर हल्के से होंठ रखता, वो पहली बार अपने और उसके रिश्ते का मान उसे थमा गया था। इस हरकत पर तो बासमा सुन्न हो गई थी। अब चले, उसे साथ लिए वो कमरे से निकला। बासमा सर झुकाए चल रही थी, उसका चेहरा गुलनार हो रहा था। सारा रास्ता वो खामोश रही थी, और जलाल तो उसकी मुस्कुराहट देख रहा था। सुनो, अपना ख्याल रखना। वो हाँ में सर हिलाती आगे बढ़ गई थी। और टीना से कहना कि मेरी वाइफ से उल्टे सीधे सवाल मत करे। स्टीफन ने सर हिलाकर उसकी बात मानती हुई कहा। पढ़ाई के दौरान उसने बॉडीगार्ड एजेंसी ज्वाइन कर ली थी। टीना और स्टीफन दोनों बहन भाई थे। स्टीफन के बाप ने हिंदू लेडी से दूसरी शादी की थी। स्टीफन हैरान हुआ था जब उसे एजेंसी से जलाल की वाइफ को प्रोटेक्शन की ड्यूटी मिली थी। जलाल उसका बहुत ही गहरा दोस्त नहीं था, मगर फिर भी उस पर भरोसा कर चुका था। स्टीफन ने टीना से कहा था कि वो उसका ख्याल रखेगी। ये स्टीफन ने कार्ड उसकी तरफ बढ़ाया तो जलाल का कार्ड पर नाम देखकर गुस्से में आ गया था। इसे बासमा से दूर रखना स्टीफन। जलाल के लहजे में गुस्सा था, जैसे वो मुकाबिल को खत्म कर देना चाहता था। स्टीफन बस सर हिलाकर रह गया था। उनकी फोटोज लीक करवाने वाली एंजेलिना थी, जो जलाल को अनजान लड़की के साथ देखकर जेलस होती ये हरकत कर गई थी। जलाल की तरफ से उसे हर जाने का नोटिस मिला था। वो जलाल से मिलना चाहती थी, मगर जलाल के लिए वो सिर्फ एक याद थी जिससे वो सिर्फ नफरत करता था।